Hello students, class 11th business studies chapter number 4 बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर यानी व्यवसाय और सेवा क्षेत्र। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग सर्विसेज को समझेंगे। ई बैंकिंग नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। प्रेजेंट एज में कंप्यूटर, इंटरनेट, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स इन सब के यूज़ से बैंकिंग सर्विसेज जो हैं उसमें भी एक न्यू वास्ट एरिया जो है वो ओपन हुआ है। स्कोप बैंक का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है थ्रू ऑल दिस थिंग्स। वी कैन से दैट कि बैंकिंग सर्विसेज में कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट का यूज़ करने को ही हम ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब ने ई कॉमर्स के साथ पूरा जो वर्ल्ड है उसे एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे ही ई बैंकिंग जो है उसने जो कस्टमर्स हैं बैंक के उनके एक्टिविटीज़ को यानी बैंक के साथ उनके जो भी डीलिंग्स होती है उसको भी वर्ल्ड वाइड कर दिया है। ई बैंकिंग की हेल्प से बैंक के जो भी कस्टमर्स होते हैं उन्हें बैंक से किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन करने के लिए खुद फिज़िकली बैंक में प्रेजेंट होने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर एक पर्सन जिसके पास इंटरनेट फैसिलिटी के साथ में कंप्यूटर या एंड्रॉयड मोबाइल है वो बैंक से रिलेटेड 24/7 यानी कभी भी किसी भी समय बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो थ्रू ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं अब वो बहुत ही ईजियर हो गई है, फास्टर हो गई है एंड बहुत ही कन्वीनियंट हो गई है कंज्यूमर्स के लिए एंड इवन बैंक के लिए भी। तो हम बात करते हैं आगे ई बैंकिंग के बेनिफिट्स। सो ई बैंकिंग के बेनिफिट्स को हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या हम ये बोल सकते हैं कि ई बैंकिंग के जो बेनिफिट्स हैं उसके 2 आस्पेक्ट हैं, 1 फॉर कस्टमर्स एंड 1 फॉर बैंक। तो हम इन दोनों के ही अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, बेनिफिट्स टू कस्टमर्स। ग्राहकों को ई बैंकिंग से क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है? ऑब्वियस सी बात है, ई बैंकिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट जो कस्टमर्स को हुआ है वो ये कि साल भर के पूरे 12 महीने में यानी पूरे 365 डेज में 24/7 यानी कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे बैंक आपके लिए इंटरनेट के थ्रू ओपन रहता है। यानी कस्टमर को कभी भी रिक्वायरमेंट हो, ऐसे तो यूँ अगर देखें हम तो बैंक्स जो है हॉलीडेज़ पर संडेज़ को बंद रहते हैं या वीकेंड्स पे कभी बंद रहते हैं, बट इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू कितने भी छुट्टियां हो बैंक की, बैंक बंद हो या कुछ भी हो, कस्टमर्स जो हैं वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ को इजीली यूज़ कर सकते हैं। आगे हम अगर बात करें तो कस्टमर्स जो हैं वो अपने पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या अपने डिवाइसेस की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से कंप्यूटर का यूज़ करके बैंकिंग फैसिलिटीज़ ले सकते हैं एंड इवन हर एक ट्रांजैक्शन जो ई बैंकिंग के थ्रू एक कस्टमर करता है उन सब की रिकॉर्डिंग भी हो जाती है हाथों हाथ और इससे रिलेटेड मैसेजेस भी मिल जाते हैं जिससे एक डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन रहता है। कस्टमर्स अपने सेविंग्स का मैनेजमेंट, अपने अकाउंट्स का टाइम टू टाइम चेक कर सकता है अकाउंट्स को, या लास्ट जो भी उन्होंने पेमेंट्स किए हैं, लास्ट जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं अकाउंट में उन सबको चेक कर सकते हैं। लोन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, इवन अपने बिल्स वगैरह का पेमेंट भी ई बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। कस्टमर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू ऑफिस या घर पे या इवन वाइल ट्रैवलिंग भी अपने जो भी उन्हें पेमेंट्स करने हैं या रिसीव करने हैं वो इजीली कर सकते हैं, यानी इसके लिए बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
एंड इवन कहीं पे भी कैश साथ में कैरी करने का जो रिस्क होता है वो भी इससे मिनिमाइज और इवन ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। ई बैंकिंग से कस्टमर्स के बैंक तक जो पहुंच है वो भी बहुत इजीली हो गया है। यानी अगर कस्टमर का जहां अकाउंट है वो ब्रांच दूर है, नियर अबाउट नहीं है, तो अब स्पेशली बैंक जाना, वहाँ लाइन में लगना, वेट करना, फिर एंट्री करवाने के लिए वेट करना और प्रोसीजर को समझना, इन सब में जो टाइम वेस्ट होता था वो ख़त्म हो गया है। बिकॉज आप सीधे अपने मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इजीली कन्वीनियंट वे में ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट फिजिकली प्रेजेंटिंग इन द बैंक। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। अब अगर हम बात करें बेनिफिट्स टू बैंक्स, बैंक को क्या बेनिफिट है? सबसे मेन थिंग कि ये जो ई बैंकिंग है इससे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है वो क्रिएट होता है, जिसके थ्रू बैंक की जो ब्रांचेस है उसके ऊपर वर्कलोड काफ़ी कम हो जाता है। ई बैंकिंग से स्टेशनरी का भी बहुत सेविंग होती है एंड ये अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट वे में इन्वायरमेंट सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी बेनिफिशियल है। इससे कस्टमर्स का जो ट्रांजेक्शन्स है वो बहुत फास्ट वे में कंप्लीट होता है, जिससे कि जो बैंक्स हैं उनकी भी कॉम्पिटिटिव पावर्स जो है वो रेज हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ई बैंकिंग के थ्रू बैंक भी अनलिमिटेड नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे बैंकिंग एक्टिविटीज़ ब्रांचेस तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। दैट मीन्स पहले क्या होता था, आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाना, दूसरे से तीसरे ब्रांच जाना, मतलब काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता था, उसमें लगता था। बट अब ये है कि आप कहीं पे भी हो अगर, तो भी आप अपने बैंकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और एक और चीज़ अगर हम देखें तो बैंक्स के ऊपर जो एक लोड था, कस्टमर्स की लंबी लाइंस होती थी और हर एक टाइप के कस्टमर से डील करना, कोई कस्टमर्स अच्छे भी होते हैं और कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो उनका बिहेवियर कई बार ख़राब भी होता है। तो जो वर्कलोड या कस्टमर्स का लोड ब्रांचेस पर पड़ता था वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो गया, क्योंकि लोग फिज़िकली बैंक में जाकर और ट्रांजैक्शन करने की प्लेस पर कहीं पे भी घर से या अपने ऑफिस से या ट्रैवल करते टाइम अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन परफॉर्म करने में ज़्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं। तो ये तो थे बेनिफिट्स। अब बात करते हैं बेसिक फैसिलिटीज़ विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उसमें सबसे पहली फैसिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जनरली उनके थ्रू सैलरी का जो पेमेंट है वो इसी मोड से किया जाता है। थ्रू दिस एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में जो अकाउंट है उन्हें डायरेक्ट नियोक्ता यानी जो एम्प्लॉयर है उसके अकाउंट से कनेक्ट कर दिया जाता है एंड एम्प्लॉयर जो है उसके अकाउंट से अमाउंट सीधे एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो इससे काफ़ी सारे जो इनकन्वीनियंस होते थे वो सब ख़त्म हो जाते हैं। एक एक एम्प्लॉय को बुलाओ, उसको सैलरी दो, उसकी साइन करवाओ या चेक दो, चेक का पेमेंट हो कब हो, तो उसकी प्लेस पे ये बहुत इजी हो गया है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयर के अकाउंट से एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र यानी NEFT। ये एक नेशन वाइड प्रोसेस है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो पर्सन्स हैं, फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इसके थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बट इस फैसिलिटी का ऐसा है कि ये सिर्फ वो ही पर्सन, फर्म या कंपनीज इसका बेनिफिट उठा सकते हैं
जिनका अकाउंट ऐसे बैंक में हो या ऐसी ब्रांच में हो जिसके थ्रू NEFT की सुविधा यानी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि NEFT की जो फैसिलिटी वो हर बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जाती हो। नेक्स्ट है इसके बाद रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS। ये RTGS जो है ये एक बैंक से दूसरे बैंक को फंड ट्रांसफ़र करने की बहुत ही फास्ट फैसिलिटी है। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक को मैसेज सेंड करता है एंड उसी टाइम फंड को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसलिए इसे रियल टाइम बोलते हैं। इसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं उसे ग्रुपिंग ना करते हुए एक के बाद एक कंप्लीट किया जाता है, इसलिए इसे ग्रॉस कहा जाता है। इसलिए इसका जो नाम है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। इसमें ट्रांजैक्शन के जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज़ है एंड इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो फ़ंड ट्रांसफ़र के लगभग 2 घंटे में कर दिया जाता है इन्फॉर्म। नेक्स्ट है इसके बाद डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। प्रेजेंट एज में बैंक्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स को डेबिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। कस्टमर्स इन कार्ड्स की हेल्प से एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ले सकती है। कई सारे शॉपकीपर्स जो हैं वो ये डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी आप अगर किसी शॉप से कोई गुड्स या सामान परचेस करते हैं तो आप पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ये फैसिलिटी, इससे क्या होता है कि जो अमाउंट है इस कार्ड के थ्रू अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट होकर और शॉपकीपर के अमाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसके लिए ना तो कस्टमर को करेंसी कैरी करने की रिक्वायरमेंट होती है, ना शॉपकीपर को करेंसी को काउंट करने की रिक्वायरमेंट होती है। सीधा जो अमाउंट है वो कस्टमर के अकाउंट से शॉपकीपर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और मैसेज के थ्रू इसका वेरिफिकेशन भी हाथों हाथ हो जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद क्रेडिट कार्ड। ये एक प्रकार से एक टाइप का क्रेडिट परचेस की फैसिलिटी है, बट ये क्रेडिट फैसिलिटी जो है ये शॉपकीपर प्रोवाइड नहीं करता, ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। इसमें क्रेडिट कार्ड में एक अमाउंट की एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है बैंक के थ्रू। सिलेक्टेड शॉपकीपर जो है वो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू पेमेंट। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम शॉपिंग करते हैं किसी शॉप से और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो शॉपकीपर को बैंक के थ्रू एट ए टाइम पेमेंट कर दिया जाता है एंड ये एक तरीके से बैंक के थ्रू कस्टमर को प्रोवाइड की गई एक क्रेडिट फैसिलिटी है या लोन फैसिलिटी है, वेरी शॉर्ट टर्म समझ लो। एंड एक पर्टिकुलर पीरियड में कस्टमर को ये जो अमाउंट है वो बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। इसके लिए बैंक कुछ अमाउंट एज इंटरेस्ट कस्टमर से एक्सेस में यानी एक्स्ट्रा वसूल करती है। तो यूँ समझ लीजिए एक टाइप की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जो कि बैंक के थ्रू कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। ये जो कार्ड है क्रेडिट कार्ड, इस पे बैंक का नाम, जिस डेट पे इसे इशू किया गया है वो, साथ ही साथ कस्टमर के फ़ोटो एंड साइन भी इसके ऊपर मेंशन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो ई बैंकिंग में मेनली प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।